गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच क्लास 12 का चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर लेकर आपके बीच हम आए हुए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं या आज ही जुड़े हैं तो सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी बाय रंजन सर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के बीच अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। तो आज जो हम आपके पास चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर लेकर आए हैं, तो सबसे पहले मेरे प्यारे छात्रों, आज हम ये जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे चैप्टर का रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है जनन स्वास्थ्य। क्या मतलब होता है मेरे प्यारे छात्रों? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है जनन स्वास्थ्य। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब होता है? जनन स्वास्थ्य। क्या मतलब होता है? जनन स्वास्थ्य। तो सबसे पहले हम जनन स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन से संबंधित होने वाली किसी भी प्रकार की समस्याएं, जिसको आप अपने भाषा में कहते हैं और स्ट्रैटेजी occurs in the process of reproduction। क्या बोलते हैं प्यारे छात्रों? कि a strategy occurs in the process of reproduction। क्या बोलते हैं? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का मतलब क्या हुआ कि a strategy occurs in the process of reproduction। क्या मतलब हुआ मेरे प्यारे छात्रों? बाबू, इसका मतलब हुआ कि जनन की प्रक्रियाओं के दौरान होने वाले कार्य या इसमें होने वाले परिवर्तन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये किस प्रकार का परिवर्तन है। तो ये जो परिवर्तन है, ये हेल्थ में होने वाला क्या है? परिवर्तन। किसमें होने वाला परिवर्तन है? हेल्थ में होने वाला परिवर्तन। तो इसके दौरान हम आज जो डिस्कस करेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज इसके अंतर्गत 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। कितने टॉपिक पर करेंगे पहले छात्रों? 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, तो आज हम डिस्कस करेंगे एसटीडी पर। किस पर करेंगे? एसटीडी। तो एसटीडी किसको कहते हैं? एसटीडी का मतलब होता है, एसटीडी का मतलब होता है, एसटीडी का मतलब होता है एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या मतलब होता है बाबू? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हिंदी में कहते हैं यौन संचारित रोग। समझ रहे हैं बाबू? क्या कहते हैं एसटीडी को? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसका विस्तृत फॉर्म हुआ, और इसको हम क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग। क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग। और हम इसके बारे में क्या जानेंगे? तो इस एसटीडी का हम क्या जानेंगे? पैथोजेंस जानेंगे। क्या जानेंगे? पैथोजेंस जानेंगे। क्या जानेंगे? पैथोजेंस।
किसके बारे में जानेंगे? पैथोजेंस के बारे में क्या करेंगे? जानने का काम करेंगे। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले आज हम एसटीडी के बारे में जानेंगे और एसटीडी के लिए कौन कौन सा पैथोजेंस क्या है जिम्मेवार, उसको जानने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम एसटीडी को जानेंगे कि एसटीडी क्या होता है। तो एसटीडी जो होता है, एसटीडी जो होता है, एसटीडी का मतलब होता है, एसटीडी का मतलब होता है कि रिलेशन लिखे, रिलेशन बाय इलीगल पार्टनर, किसके साथ रिलेशन? तो इलीगल पार्टनर के साथ रिलेशन। किसके साथ रिलेशन? तो इलीगल पार्टनर, मतलब अनैतिक यौन संबंध या इलीगल रिलेशनशिप। अगर आप इलीगल रिलेशनशिप बनाते हैं तो आप एसटीडी का शिकार हो सकते हैं। किसका शिकार हो सकते हैं प्यारे छात्रों? एसटीडी का शिकार हो सकते हैं। अगर आप इलीगल और अनैतिक यौन संबंध को क्या करते हैं? बनाने का अगर आप काम करते हैं तो आप क्या हो सकते हैं? एसटीडी रोग जैसे यौन संचालित रोगों का क्या हो सकते हैं? शिकार हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? शिकार हो सकते हैं। तो अब आपके मन में आ रहा था कि आखिर यौन संचालित रोग का शिकार इलीगल पार्टनर के होने से कैसे होता है? तो इसके लिए कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिसको कि आपको जानना पड़ेगा और इसके रोगों के बारे में भी जानना होगा कि इससे कौन कौन से रोग होते हैं ना। तो इससे जो रोग होते हैं उस रोग के बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानने का क्या करेंगे? काम करेंगे और उस रोग को भी क्या करेंगे? जानेंगे। क्या करेंगे? जानेंगे। तो इससे जो एसटीडी से जो रोग होता है, जैसे आप एड्स का नाम सुने होंगे, बोलो सुने हो या नहीं सुने हो? अरे बोलो सुने हो या नहीं सुने हो? तो एड्स का विस्तृत रूप क्या होता है प्यारे बच्चों? एक्वायर्ड, क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो, क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अगर आपसे कोई पूछेगा कि एड्स का विस्तृत रूप क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अगर आपसे ये कोई पूछते कि अच्छा एक बात बताओ प्यारे छात्रों कि ये एड्स कौन से वायरस से होता है, अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ दें कि ये एड्स वायरल डिजीज भी है, अरे एसटीडी तो है। एसटीडी इसलिए है क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी फैलता है, जिसको आप रक्तदान प्रदान कहते हैं। अरे वो कहते हैं या नहीं कहते हैं? और यही एड्स अगर हम आपसे ये पूछ दें कि ये एड्स कौन सा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, अरे वायरल डिजीज, ऑटोमेटिकली पूछ सकता है। अगर हम आपसे ये पूछ दें कि ये एड्स कौन सा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरल डिजीज है कि प्रोटोजोअल डिजीज है, क्या इनमें से सभी है, तो ये एड्स जो है मेरे प्यारे छात्रों, ये एड्स जो है, ये एड्स एक प्रकार का क्या है? ये एड्स एक प्रकार का क्या है? ये एड्स एक प्रकार का क्या है? तो ये वायरल डिजीज है। क्या है? वायरल डिजीज है। कौन सा डिजीज है? वायरल डिजीज है, जिसको आप कौन सा रोग कहते हो? विषाणु जनित रोग। क्या कहते हैं? विषाणु जनित रोग। और फिर यहां प्रश्न देखो, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें आप क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, अंडरस्टैंड माय डियर? आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस चलते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम लोग जो होते हैं सर से पूछ नहीं पाते। समझ रहे? सर को क्या सोचेंगे, लेकिन ये सब नहीं सोचना। आपको मेरे पास पूरे फ्री रहना है,
क्योंकि रंजन सर है आपके साथ और आपके हर एक बातों से हम क्या है सहमत होंगे। अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहेंगे तो हम आपको, आप मेरे YouTube चैनल से जुड़िए, आप मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़िए और आपको हम हर समस्या का समाधान विदिन 10 मिनट्स के अंदर कर सकते हैं। मेरे में वो क्षमता, वो पोटेंशियल है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर एड्स का विस्तृत रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और एड्स वायरल डिजीज भी है और एड्स एसटीडी भी है, जिसको आप कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको आप कहते हैं यौन संचालित। तो अब बच्चा ये बता दो कि आखिर एड्स कौन से वायरस से होता है, ये भी बता देंगे कि नहीं जानेंगे? अरे बोल रहे जानेंगे ना। तो एड्स कौन से वायरस से होता है? तो एड्स जो होता है ये आपको हम जानेंगे कि एड्स जो होता है वह एचआईवी वायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है? तो वो एचआईवी वायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है? तो वो एचआईवी वायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है? तो ये एड्स जो होता है ये आपको, ये एड्स जो होता है ये आपको एचआईवी कौन से वायरस से होता है? एचआईवी। अब क्या होता है एचआईवी का फुल फॉर्म? ये भी ना जानोगे कि नहीं जानोगे? छोटे नहीं जानो। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अरे बोल ना, होता है ना। तो क्या क्या जाने आज एसटीडी में? सबसे पहले एसटीडी पॉलिटिक यौन संबंध के बनाने से होता है, जानेगा। एसटीडी कौन सा रोग है? एसटीडी के अंतर्गत कौन से रोग आते हैं? तो सबसे पहला रोग क्या होता है? एड्स। फिर एड्स का विस्तृत रूप क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर हम आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बताएं कि एड्स बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है या प्रोटोजोन है या सभी है? तो एड्स वायरल डिजीज है। कौन सा डिजीज है? वायरल डिजीज है। और फिर बताएं एड्स कौन से वायरस से होता है? तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कोई दिक्कत? यू आर फाइन। चलो अब हम सेकेंड जो एसटीडी रोग है उसके बारे में जानेंगे कि दूसरा एसटीडी रोग क्या होता है। तो दूसरा एसटीडी रोग के बारे में हम क्या करेंगे? जानने का क्या करेंगे? काम करेंगे। तो दूसरा एसटीडी रोग आप नाम सुने होंगे गोनेरिया। बोलो सुना है कि नहीं? नहीं सुना? अरे ये बात नहीं सुना है। गोनेरिया क्या होता है? गोनेरिया क्या होता है? गोनेरिया। इसको हिंदी में क्या करते हैं बाबू? गोनेरिया। अरे बोल ना, पढ़ते हैं ना। ये भी एक एसटीडी रोग है। ये भी एक कौन सा रोग है? एसटीडी रोग है। अब अगर हम तुमसे ये पूछ ले कि ये गोनेरिया किसमें होता है, मर्द में होता है कि औरत में होता है, तो तुम क्या बताओगे? ये गोनेरिया किसमें होता है? मर्द में होता है कि औरत में होता है? तो ये गोनेरिया मर्द में होता है कि औरत में होता है? तो ये गोनेरिया जो होता है ये किसमें होता है? ये गोनेरिया औरत में होता है। किसमें होता है? तो ये गोनेरिया किसमें होता है? ये औरत में होता है। किसमें होता है? ये औरत में होता है। किसमें होता है ये गोनेरिया? ये गोनेरिया आपको किसमें होता है? ये गोनेरिया आपको औरत में होता है। किसमें होता है? ये इन ओमेन। किसमें होता है ये गोनेरिया? ओमेन में। ओमेन मींस की है औरत, की है औरत, मर्द में नहीं होता है। उन लोगों के लिए बोलेगा मर्द में होता है, ये गोनेरिया ओमेन में होता है, औरत में होता है। किसमें होता है? औरत में होता है। कभी नहीं बोलना है कि ये गोनेरिया मर्द में होता है, ओमेन में होता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। कौन सा डिजीज है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो तुमको हम दोनों बता रहे हैं, कौन सा रोग और कौन सा पैथोजन। तो अब तुम बताओ कि ये गोनेरिया कौन से, जैसे एड्स जाने ना जी कि एचआईवी से होता है, वैसे गोनेरिया कौन से पैथोजन से होता है? बता दो। अरे बताओ ना। तो गोनेरिया जो होता है ये गोनेरिया होता है तुमको ओमेन में। इसके लिए जो पैथोजेंस होते हैं, रोगजनक होते हैं, उसको कहते हैं निशेरिया। क्या कहते हैं? निशेरिया। क्या कहते हैं? निशेरिया गोनेरिया। अरे बोल ना,
कहे छिए हो सोना निशेरिया गोनेरियाई। अरे बोल ना, एक की कहे छिए निशेरिया गोनेरियाई। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये गोनेरिया किसमें होता है तो बोलना औरत में होता है। पूछेगा गोनेरिया कौन सा रोग है तो बोलोगे एसटीडी रोग है। फिर पूछेगा गोनेरिया के लिए कौन सा पैथोजन जिम्मेदार होता है तो क्या बोलोगे निशेरिया गोनेरिया। क्या बोलोगे निशेरिया गोनेरिया, कभी भूलोगे नहीं। और फिर अगर हमारे जैसा लोग होगा डॉक्टर हो तो वो फिर पूछ देगा कि बताओ तो निशेरिया गोनेरिया बैक्टीरिया है कि वायरस है, तब तो खुशी खुशी बोल रही कि निशेरिया गोनेरिया जो है यह सर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जकरा कहे छिए सर जीवाणु की कभी जिसको कहते हैं जीवाणु। क्या कहते हैं जीवाणु। तो कोई दिक्कत बताओ, कोई प्रॉब्लम भारी लगता है नहीं लगता है तो चलो दूसरा पैथोजेंस जानेंगे। अब हम फिर तीसरा पैथोजेंस जानेंगे मेरे प्यारे छात्रों। सॉरी तीसरा हम एसटीडी रोग जानेंगे कि तीसरा एसटीडी रोग क्या होता है, समझ रहे। तो तीसरा एसटीडी रोग हम ये जानेंगे कि तीसरा एसटीडी रोग जो होता है वो जो होता है उस रोग को कहते हैं सिफिलिस। क्या कहते हैं सिफिलिस। अरे बोल ना सिफिलिस। अरे बोल ना उच्चारण करने में दिक्कत। अरे वो सोना बाबू सी फी और लिस सिफिलिस हिंदी भी लिख देते हैं आपको, ये कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपको इस सिफिलिस का भी हिंदी जानना है तो इसको भी शुद्ध हिंदी में कहते हैं उपदंश। कोई किताब कोई हिंदी मीडियम का राइटर इसको क्या लिखता है उपदंश। क्या लिखता है उपदंश, समझ रहे हैं। तो ये तीसरा एसटीडी पर आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तीसरा एसटीडी रोग क्या हो गया सिफिलिस। और ये क्या हो गया इसको कौन रोग कहते हैं उपदंश या हिंदी में तुम सिफिलिस भी बोल सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है समझ रहे, सिर्फ याद रखना, सिर्फ याद रखना है। तो सिफिलिस को क्या कहते हैं उपदंश रोग। अब अगर हम तुमसे ये पूछ दें कि ये सिफिलिस जो है उपदंश रोग ये क्या क्या है तो ये भी एसटीडी। तुम आप जो बोलोगे सर आप ही तो बोले हैं कि ये भी सेक्सुअल और पढ़ा रहे हैं एसटीडी तो बताएंगे कोई दूसरा हो तो ये सिफिलिस भी है। लेकिन फिर बच्चा ये सिफिलिस भी तो किसी पैथोजन से होता होगा कि नहीं होता होगा, एकदम होता होगा। तो इस सिफिलिस जिस पैथोजन से होता है उस पैथोजन का नाम है, समझ रहे, उस पैथोजेंस का नाम है, कोई दिक्कत, उस पैथोजेंस का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। क्या उस सिफिलिस का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। उस सिफिलिस का क्या नाम है जिस पैथोजेन से होता है ट्रिपोनिमा, कोई दिक्कत, पैलिडियम। क्या नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। क्या नाम है इसका ट्रिपोनिमा पैलिडियम। जब हम क्लास लें तो आप कॉपी और पेन खोल के रखा कीजिए, समझ रहे हैं ना, क्योंकि बायोलॉजी ज्यादा इंग्लिश में है लेकिन तो भी हम आपको हिंदी बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि आप बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं और 2025 के एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को जल्द से जल्द शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आपके बीच एक से एक लेक्चर जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है, जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा तरीका से एक क्वेश्चन का एक संग्रह लाएंगे, समझ रहे हैं। और आप मेरे YouTube चैनल से, मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ने का प्रयास करें और ये जानिए कि ये सिफिलिस जो है ये क्या है। तो ये भी एक एसटीडी है और ये कौन से पैथोजेन से होता है तो ट्रिपोनिमा पैलिडियम। किससे होता है ट्रिपोनिमा पैलिडियम से होता है। किससे होता है तो ट्रिपोनिमा पैलिडियम से होता है। अब आप हमको एक बात बताइए, जैसे हम सब में बता रहे हैं कि बैक्टीरिया है या वायरस, तो फिर अगर हम तुमसे पूछ ले कि बताओ तो ट्रिपोनिमा पैलिडियम क्या है, बैक्टीरिया है या वायरस, तो ये बाबू सिफिलिस जो है ये बैक्टीरियल डिजीज भी है और ये एसटीडी डिजीज भी है, ये जीवाणु जनित रोग भी है और ये यौन संचारित रोग भी है। तो इसीलिए ये सिफिलिस ये कौन से बैक्टीरिया से होता है तो ट्रिपोनिमा पैलिडियम से होता है। कोई दिक्कत
समझ गए? तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, जिसको हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में, गांव-घर के भाषा में क्या कहते हैं? 2 नंबरा क्वेश्चन। की कहे छे? 2 नंबरा क्वेश्चन। और उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना? और उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध हिंदी में तो लघु उत्तरीय प्रश्न। तो एक क्वेश्चन आज हम आपको बता दिए कि किन्हीं 4 यौन संचालित रोगों का नाम एवं उसके कारक को बताएं। ये कौन क्वेश्चन का आंसर बताए हैं? किन्हीं 4 यौन संचालित रोगों के नाम एवं उसके कारक को बताएं। अभी 3 तो रोग बताए, एक रोग बाकी है, समझ रहे? तो एक रोग जो है वो क्या है? तो वो रोग है, वो रोग का नाम है, समझ रहे हैं? वो रोग का नाम है, वो रोग का नाम है, कोई दिक्कत? उस रोग को हम कहते हैं, उस रोग को हम कहते हैं, उस रोग को हम कहते हैं जेनाइटल हर्पिस। क्या कहते हैं? जेनाइटल, जेनाइटल हर्पिस। क्या कहते हैं? जेनाइटल हर्पिस। क्या कहते हैं? जेनाइटल। पढ़ने होंगे हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो लिखो। रंजन सर्जन है तो क्या चिंता करने की बात है? अरे कोई चिंता नहीं करना, हम है ना रे तुम्हारे साथ, कोई हो ना हो, हम परीक्षा दिन तक तुम्हारे साथ रहेंगे। जेनाइटल हर्पिस, कोई दिक्कत? तो जेनाइटल हर्पिस ये भी एक प्रकार का रोग है। अगर फिर तुमसे हम पूछ दें कि ये जेनाइटल हर्पिस किसके द्वारा होता है, क्या बोलेगा? चुप रहेगा, जैसे क्लासरूम में चुप रहता है? नहीं, इस जेनाइटल हर्पिस होता है ये ट्राइकोमोनस, ट्राइकोमोनस वेजिनालिस। अरे बोल ना, किससे होता है? ट्राइकोमोनस वेजिनालिस, ट्राइकोमोनस वेजिनालिस। कोई दिक्कत? अब फिर हम अगर तुमसे पूछ दे कि ये ट्राइकोमोनस वेजिनालिस क्या है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? वायरस है। ये भी एक प्रकार का क्या है? वायरस है, जिससे जेनाइटल हर्पिस नामक क्या होते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कोई दिक्कत? अब हम सेकेंड क्वेश्चन जानेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है इस बार 2 मार्क्स क्वेश्चन में। और उस क्वेश्चन का जो संग्रहण है वो हम लेकर आज आपके बीच आए हुए हैं, और उस क्वेश्चन का जो संग्रहण है उसको हम आपके बीच लेकर आए हैं, और उस क्वेश्चन को जानने का आज हम प्रयास करेंगे। और उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? जानेंगे, और जानने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और उस क्वेश्चन का के बारे में हम क्या करेंगे? जानेंगे। और वो क्वेश्चन क्या है? तो वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2। दूसरा क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, दूसरा क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस क्या पढ़ेंगे इसको? एमनियोसेंटेसिस। क्या पढ़ेंगे? एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस क्या है? कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन आपके बीच हम क्या पढ़ेंगे? एमनियोसेंटेसिस क्या है? क्या है? कोई दिक्कत? अब पहले तुम हमको बताओ कि एमनियोसेंटेसिस क्या है। कोई दिक्कत? तो दूसरा क्वेश्चन हम आपके बीच लेकर देखो, होता क्या है हमारे गांव घर के समाज में, और आप भी जानते होंगे क्योंकि आप भी गांव घर से बिलोंग करते हैं, हम तो प्योर देहाती मास्टर, समझ रहे हो? तो आप जैसा जानते होंगे कि गांव घर में आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पुरुष प्रधान हो रहे हैं, और खास करके भारत में तो पुरुष प्रधान देश है, ये बात तो मानते हो। तो अब क्या होता है कि बहुत लोग गांव घर में कि बेटियों को हीन नजर से अभी भी देखता, जबकि नहीं देखना चाहिए, गलत बात है। हम तो बेटी को बहुत प्यार करते हैं, समझ रहे हैं? हम तो बेटी को अपना भाई बहन समझते हैं, समझ रहे हैं? उसमें हर प्रकार के जो गुण होते हैं उसको ढूंढने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, ठीक है? और हमको ऐसा हम आशा भी करते हैं कि दूसरा ही लोग यही सोचे। लेकिन होता क्या है
कि जब लोगों को एक दो बेटी हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग डॉक्टरों का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जब उनकी वाइफ, जिसको आप पत्नी कहते हैं, समझ रहे हैं, जब वो कभी मतलब गर्भधारण काल को वो धारण करते, मतलब वह जब इंक्यूबेशन पीरियड जिसको आप कहते हैं, बायोलॉजी में उस पीरियड को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, समझ रहे हैं उसको कौन पीरियड, या उसको आप अपने भाषा में गेस्टेशन पीरियड भी कह सकते हैं। कौन पीरियड कह सकते हैं, इसका समान अंग्रेजी होता है गेस्टेशन पीरियड। ये आपको समझने में ज्यादा आसान होगा। तो उसको कहते हैं गर्भधारण काल। तो गर्भधारण काल के दौरान होता है क्या, विदिन 3 मंथ जब वो गर्भ को धारण करती है तो 3 महीना से पहले अगर वो किसी अच्छे सोनोग्राफर के पास जाएगी, किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएगी, तो शिशुओं का लिंग का वो पता आसानी से कर लेगी। दिमाग आ रहा है, मेरे बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर नहीं समझ रहे तो एकदम तोड़ के समझा देते हैं कि गर्भ में ही शिशु है और जब उसका 3 महीना ही हुआ है, मतलब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के रुकने के बाद लोग को पता चल जाता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में है, समझ रहे, हमारे में गर्भ रह गया। तो होता क्या है कि बहुत लोग डॉक्टर का चक्कर काटने लगते, तो 1 महीना में पता नहीं चलता क्योंकि लिंग बनता नहीं, लेकिन 3 महीना के दौरान वो लिंग बन के वो पता चल जाता है कि इसमें कौन सा सेक्स है, मेल का सेक्स है या फीमेल का सेक्स है। और अनुभवी भी होते हैं और सोनोग्राफी, बहुत सारे ऐसे हैटेक मशीन्स हैं जो कि बताने में क्या होते हैं, कामयाब होते हैं, समझ रहे हैं। जो गायनेकोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, जो स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ठीक है। तो कहता है एम्नियोसेंटेसिस क्या है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो एम्नियोसेंटेसिस क्या है, मतलब व्हाट इज एम्नियोसेंटेसिस। कहता है व्हेन वी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड, बाबू सुना, व्हेन वी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड बिफोर बर्थ, व्हेन वी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड बिफोर बर्थ, इट इज कॉल्ड एम्नियोसेंटेसिस। समझ रहे हैं। अगर हम आपसे ये पूछे कि एम्नियोसेंटेसिस क्या है तो क्या है, तो एम्नियोसेंटेसिस अगर हम आपसे पूछे तो आप हमको एक लाइन में बोल सकते हो, आप हमको एक लाइन में बोल सकते हो, समझ रहे हैं, कि when we determine हिंदी लिखे हो अस्थिर, when we determine the sex of child before birth, it is called एम्नियोसेंटेसिस। कोई दिक्कत, अरे बोल, when we determine the sex of child before birth, it is called एम्नियोसेंटेसिस। कोई दिक्कत। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, जब हम क्या कहेंगे, जब हम जन्म से पहले शिशुओं के लिंग निर्धारण का पता कर लेते हैं। ध्यान से सुनो और कॉपी में लिखो। हाँ, when we determine the sex of child before birth, it is called एम्नियोसेंटेसिस। जब हम जन्म से पहले शिशुओं के लिंग निर्धारण का पता कर लेते हैं तो एम्नियोसेंटेसिस कहलाता है। फिर से सुनो, जब हम जन्म से पहले शिशुओं के लिंग निर्धारण का पता कर लेते हैं तो एम्नियोसेंटेसिस कहलाता है। When we determine the sex of child before birth, it is called amniocentesis। कोई दिक्कत? अब बोलो, अब कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हिंदी भी बता दिए, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दिए। अगर आप सीबीएसई के बच्चे हैं तो भी पढ़ सकते हैं, अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के बच्चे हैं तो भी पढ़ सकते हैं, अगर आप किसी दूसरे स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तो भी पढ़ सकते हैं। रंजन सर के पास कोई समस्या नहीं है, सारी समस्याओं का हल हम आपको करेंगे, हम आपके साथ हैं। अगर आपको हम फिर बोल रहे हैं, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं
तो सबसे पहले आप मेरे YouTube प्लेटफॉर्म दी कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी बाय रंजन सर पर जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करने का क्या करें, प्रयास करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत? और अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं और अच्छा से अच्छा कमेंट देने का प्रयास करें, जिससे हमको एनर्जी मिलेगा। और जब हमको एनर्जी मिलेगा तो मैं आपके बीच बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए एक से एक क्वेश्चन का संग्रह लाएंगे और आपके बीच रखेंगे और आपको परीक्षा में डिस्टिंक्शन ही नहीं 90+ दिलाने का वादा भी करेंगे, दावा भी करेंगे। और बिहार बोर्ड में हमारे छात्र परचम लगाते हैं और फिर से 2025 में रंजन सर के बच्चे 2025 बोर्ड में परचम लगाने का क्या करेंगे, काम करेंगे। कोई दिक्कत? अब बातें बहुत हो गई, थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आप तो हमसे उबरे होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा, लेकिन उबरे का जरूरत नहीं है। पढ़े नहीं हम तब बढ़िया से मन लगा के पढ़ो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा क्योंकि हम इसी बिहार, इसी सहरसा से बिलोंग करते हैं, इसी धरती का बेटा है और आपको हर तरह से हर संभव पढ़ाने का प्रयास करेंगे। एकदम साधारण से साधारण अंदाजों में, अपने देहाती अंदाजों में आपको पढ़ाने का हर संभव अथक प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत? लेकिन आप मेरे चैनल से जरूर जुड़े। अब मैं आपके बीच तीसरा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं? तो तीसरा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं और उस क्वेश्चन का नाम है एमटीपी। क्या नाम है उस क्वेश्चन का? एमटीपी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। उस क्वेश्चन का क्या नाम है? एमटीपी। एमटीपी क्या है? एमटीपी क्या है? एमटीपी क्या है? इस एमटीपी को जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एमटीपी क्या है। तो सबसे पहले हम एमटीपी का फुल फॉर्म जानेंगे। क्या जानेंगे? फुल फॉर्म। जैसा आप बोलता है भाषा में फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म, लेकिन रेल उसको कहते हैं फुल फॉर्म, उसको कहते हैं एब्रीविएशन। हाँ, हमको इंग्लिश भी आता है, ये मत सोचो नहीं आता है, समझ गए? और तुम तो जानते होगे, जो मैं ऑफलाइन लिए होगे, जो मेरा बैच, वो तो जानते ही होगे, समझ गए? तो एमटीपी क्या है? तो एमटीपी का विस्तृत रूप होता है मेडिकल। क्या होता है? मेडिकल। क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अरे बोलना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बोलो, राइट और रॉन्ग? अरे बोल, राइट और रॉन्ग? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आपसे कोई पूछे कि एमटीपी का क्या फुल फॉर्म होता है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब बहुत सारा बच्चा सोचता होगा कि सर इंग्लिश लिखा है। नहीं, इसका हिंदी भी होता है। और इसका हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है चिकित्सीय गर्भपात। चिकित्सीय गर्भपात। गर्भपात समापन। चिकित्सीय गर्भपात समापन, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? चिकित्सीय गर्भपात समापन।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को क्या कहते हैं? चिकित्सीय गर्भपात समापन कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकित्सीय गर्भपात समापन कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकित्सीय गर्भपात समापन कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकित्सीय गर्भपात समापन। अब हम ये जानेंगे कि आखिर चिकित्सीय गर्भपात समापन क्या होता है। चिकित्सीय गर्भपात समापन क्या होता है? तो चिकित्सीय गर्भपात समापन का मतलब होता है कि चिकित्सकीय माध्यम से, जिसको आप डॉक्टरी माध्यम कहते हैं, जिसको आप मेडिकेटेड माध्यम कहते हैं, जिसको आप मेडिकल का माध्यम कहते हैं, उसके माध्यम से गर्भ को हटाने की प्रक्रिया, उसके माध्यम से गर्भ को हटाने की प्रक्रिया, मतलब डिटेक्शन ऑफ, समझ लें, डिटेक्शन ऑफ फीटस, समझ लें, बाय दी मेडिकल मेथड, समझ लें, डिटेक्शन ऑफ एम्ब्रायो बाय दी मेडिकल मेथड। तो क्या जानेंगे इसके बारे में? तो इसके बारे में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इसको कैसे हटा सकते हैं। तो इसको कैसे हटा सकते हैं? तो इसको हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए सबसे पहले हम सबसे पहले तो ये जानेंगे ये है क्या। तो डिटेक्शन ऑफ एम्ब्रायो, डिटेक्शन ऑफ एम्ब्रायो बाय दी मेडिकल प्रोसेस। डिटेक्शन ऑफ एम्ब्रायो बाय दी मेडिकल प्रोसेस मतलब चिकित्सकीय प्रक्रिया के द्वारा भ्रूण का क्या होना, हटाना। भ्रूण को हिंदी में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में कहोगे तो हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में भी इसको हम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी लिख देते हैं। हिंदी में भी इसको हम लिखने का क्या करते हैं, काम करते हैं। भ्रूण को चिकित्सकीय प्रक्रिया द्वारा हटाना। कोई दिक्कत? भ्रूण को चिकित्सकीय प्रक्रिया द्वारा हटाना। क्या कहेंगे? भ्रूण को चिकित्सकीय प्रक्रिया द्वारा क्या करना, हटाना। डिटेक्शन ऑफ एम्ब्रायो बाय दी मेडिकल प्रोसेस। तो इसका फुल फॉर्म जान लिए, ये जान लिए कि क्या करते हैं, तो भ्रूण को हटाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इस प्रक्रिया में, अब हम ये जानेंगे कि इस प्रक्रिया में, सुनिए ध्यान से, कि अब हम ये जानेंगे कि इस प्रक्रिया में कि कौन कौन से मेथड के द्वारा हम भ्रूण को क्या कर सकते हैं, गर्भ निरोधन की प्रक्रियाओं को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और कौन से समय में। तो प्रक्रिया मत जानो, लॉन्ग क्वेश्चन में चले जाओगे, सुन ले, अगर प्रक्रिया जानोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में चले जाओगे। अभी सिर्फ ये जान लो कि इसका सेट पीरियड क्या है और डेट, इसका 2 काल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका कितना काल होता है, तो इसका 2 काल होता है। इसका कितना काल होता है, तो इसका 2 काल होता है। कोई दिक्कत? इसका कितना काल होता है, तो इसका 2 काल होता है। कितना काल होता है, तो इसका 2 काल होता है। कितना काल होता है, इसका 2 काल होता है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहला काल इसका क्या होता है, एक होता है सेफ पीरियड, सेफ पीरियड। कोई दिक्कत? जिसको आप क्या कहते हैं, सुरक्षित काल,
जिसको आप क्या कहते हैं, सुरक्षित कार्य। हाँ, वो सुरक्षित कार्य नहीं समझ लेना, सुरक्षित कार्य मेरे बाद और वाचमोल ने किया था, हाँ तुम लोग वो समझ लेगा नहीं। सुरक्षित कार्य का मतलब होता है कि जिसमें आप जिस कार्य में फीमेल अपने भ्रूण को नष्ट कर सकती है, अपने भ्रूण को समाप्त कर सकती है, अपने भ्रूण को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो तुम एक बात बताओ, एक महीना में कै सप्ताह, मोटा मोटी 4 सप्ताह या चलिए, तो 3 महीना में कै सप्ताह, 12 सप्ताह। तो 12 सप्ताह तक आप भीतर आप भ्रूण को समाप्त कर सकते, चाहे जो मेथड अपना, या भी मेथड पढ़े जाना, नेचुरल अपनाओ कि केमिकल अपनाओ कि सर्जिकल अपनाओ कि जो मेथड अपनाओ, समझ रहे कोई दिक्कत। तो कहता है सेफ पीरियड में, तो एक मिनट पानी पी लीजिए, नहीं तो की सोचबी सर पहले नहीं पिए, सुन रहे हो। तो सुरक्षित कार्य होता है, तो सुरक्षित कार्य अभी आपको क्या बताया कि 1 महीना में 4 सप्ताह, तो 3 महीना में 12 सप्ताह, तो विदिन 12 वीक, विदिन 12 वीक, 12 सप्ताह के अंदर, इतना भी हिंदी समझता है कि नहीं समझता है, वीक मीन सप्ताह, 12 मीन 12 और विदिन मीन अंदर, भीतर। 12 सप्ताह के भीतर अगर आप भ्रूण को नष्ट कर ली, तब वो हो गया सेफ पीरियड, तब क्या हो गया, वो सुरक्षित का। और अगर 12 सप्ताह का बाद हुआ तो गैर भैंसिया पानी, हाँ मतलब ये बुझ रहा छी, हम तो देहाती अंदाज में तोरा बतबै छियो, गैर भैंसिया पानी में मतलब कि पत्नियों गया और बच्चों गया, क्योंकि डॉक्टर जो होता है मेरे बाबू, उसका पेशा होता है कि वो सब तरह के पेशेंट को लेता है, समझ रहे हो। वो थोड़े आपको इतना बात बताएगा डिटेल में, नहीं बताएगा, वो बताएंगे रंजन सर, इसलिए बायोलॉजी रखिए और रंजन सर से जुड़िए। तो कहता है 12 सप्ताह के भीतर अगर करवाया तो ठीक है, और अगर 12 सप्ताह क्रॉस कर दिया तो कौन पीरियड में चल गया, घातक का, जरा डेंजरस पीरियड। कौन पीरियड कहे छिए, डेंजरस पीरियड। कौन पीरियड कहे छिए उसको, डेंजरस पीरियड। कौन पीरियड कहते हैं उसको, डेंजरस पीरियड कहते हैं। कौन पीरियड कहते हैं उसको, डेंजरस पीरियड कहते हैं। कौन पीरियड, डेंजरस, डेंजरस पीरियड। कौन पीरियड कहते हैं, डेंजरस पीरियड। और डेंजरस पीरियड का हिंदी होता है घातक, घातक, घातक का। अरे बोल तो आपकी बेटे 12 सप्ताह के अंदर यानी कि भीतर, तो ई वैल्यू पे 12 सप्ताह के बाद जब गर्मी मन या नहीं करा, हाँ लेकिन मारे नहीं करेंगे, बुझले बाबू, बुझना सोना। तब की होते है, आफ्टर एट लाइक देते, आफ्टर 12th वीक कौन पीरियड हो जाएगा, डेंजरस पीरियड। तो एमटीपी समझ लिया। तो आज कितना क्वेश्चन बताए, 3 क्वेश्चन बताए। और कौन सा क्वेश्चन बताए, लघु उत्तरीय प्रश्न बताए। किसके लिए बताए, तो 2025 बोर्ड जो कमिंग सून है, बहुत ही जल्दी आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए आपके लिए क्वेश्चन का संग्रह लेकर आए हैं कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी से रंजन सर। इसीलिए आप फिर से बोल रहे हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी बाय रंजन सर चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़े। और मैं आपको 2025 बोर्ड के लिए क्वेश्चंस का एक संग्रह, क्वेश्चंस का एक कलेक्शन लेकर आऊंगा और आपको प्रत्येक दिन एक से एक क्वेश्चंस बनाने का काम करूंगा। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक बनाने का क्या करूंगा, काम करूंगा। और आपको बोर्ड में एक अच्छे सफलता के लिए, एक अच्छे मार्गदर्शन के लिए आपको अगर जुड़ना है तो 90+ मार्क्स आपको बोर्ड में हर संभव हम प्रयास करेंगे कि अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ते हैं तो 90+ का टारगेट रखना है, अपने हिम्मत को नहीं हारना है। अगर आप कहीं भी फंस गए हैं
तो मेरे YouTube चैनल से आप जुड़ सकते हैं और YouTube चैनल से जुड़कर आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे क्रैश कोर्स को कर सकते हैं और इससे भी आप अच्छा नंबर को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं और हम आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे और फोन पर भी हम आपको पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए कोई चिंता नहीं करनी है, आपका सपना होगा साकार। रंजन सर से पढ़कर देखिए एक बार। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे कल शाम को आपके साथ।